नमस्कार। जैसे आप जानते हैं, हम एचडब्ल्यू न्यूज़ नेटवर्क के माध्यम से इस प्रोग्राम के तहत अलग-अलग तरह के जो आम जनता को अट्रैक्ट करते हैं या आम जनता के लिए कंसर्न रखते हैं, ऐसे मुद्दों को लेकर के आते हैं। आज इसी सीरीज़ में हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर रंजना कुमारी जी हैं। डॉक्टर रंजना, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर रंजना एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, एजुकेशनिस्ट हैं। इनका अपना सेंटर फॉर रिसर्च सीएसआर सेंटर फॉर सोशल रिसर्च भी चलता है और ये उसकी उस एनजीओ की फाउंडर मेंबर हैं, फाउंडर चेयरपर्सन है रादर। डॉक्टर रंजना महिलाओं के मुद्दों पे काम करती रही हैं और पार्लियामेंट में जो 33% रिजर्वेशन जो है औरतों को मिलना चाहिए, इस मुद्दे पे भी इन्होंने कम से कम 2 ढाई दशक से काम किया हुआ है। हालाँकि अभी उसमें कामयाबी हमें नहीं मिली है। उम्मीद है बहुत ही जल्दी इसमें कामयाबी हमें मिलेगी। इसी तरह के और भी कई मुद्दे होते हैं जो ह्यूमन राइट्स को कंसर्न करते हैं, उन मुद्दों पे ये हमेशा समय-समय पे अपनी आवाज़ उठाती रही हैं। तो आज हमारे देश में इसी तरह का एक मुद्दा उठा है जिसमें कि ये कहा जाता है कि जो दलित वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है या जो मुस्लिम वर्ग है, उनको टारगेट करने के लिए कुछ हिंदू सभाएँ बुलाई जा रही हैं, हिंदू धर्म संसद बुलाई जा रही है। तो अभी जैसे पिछले महीने हरिद्वार में हुआ, फिर रायपुर में हुआ, अब इस महीने की 23 तारीख को एक और अलीगढ़ में शायद बताया जा रहा है कि एक और धर्म संसद होने वाली है। तो इस धर्म संसद के चलते, इस तरह की बातों के चलते हमारे देश के अंदर एक थोड़ा-सा भय का माहौल बना हुआ है। वो जातियाँ या खास करके वो पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ जिनको टारगेट किया जा रहा है, उनके अंदर एक ऐसा वातावरण है कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कल को संविधान बदल जाएगा तो हमारी पोज़ीशन क्या होगी? तो डॉक्टर रंजना, मैं इसके बारे में आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये जो माहौल आजकल के ज़माने में बना हुआ है हमारे देश के अंदर, इसको आप किस तरीके से देखती हैं? देखिए, कुछ लोग राजनीतिक अपनी स्वार्थ साधने के लिए इस तरह के माहौल के निर्माण में लगे हुए हैं और जो खास तौर से इस धर्म संसद के बारे में मैं कहना चाहूँगी कि किसी तरह की धर्म का ये संसद हो ही नहीं सकता, जहाँ से ये कॉल दी जाए कि मुस्लिम और क्रिश्चियन लोग का नरसंहार हो, स्पेशली मुस्लिम लोगों का। अगर नरसंहार की जहाँ बात होती है, तो कोई धर्म नहीं है जो नरसंहार को किसी भी तरह की स्वीकृति देता है। तो ऐसे में इस तरह की अनाप-शनाप बात करने वालों का जमावड़ा वहाँ पर जगह-जगह हो रहा है और सबसे अच्छी बात आज ये हुई है कि गिरफ्तारी हुई है। आज जिस तरह से वो लोग बोल करके और निकल गए और किसी ने कुछ वहाँ के लोकल प्रशासन ने, शासन ने कुछ नहीं किया, तो ये अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय था और हम सब लोग उसके लिए लगातार ये बात कह रहे थे कि इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए क्योंकि ना सिर्फ इन्होंने संविधान की मान्यताओं का हनन किया है, बल्कि जो देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी है, उस पर अटैक किया है। जो इस तरह की बात जी। करते हैं और देखिए संविधान हमारा स्वीकार करता है हर तरह की जो जो हिंदुस्तान की सरजमी पे रहने वाला व्यक्ति है, वो हिंदुस्तानी है और वो इस संविधान के तहत इस देश का नागरिक है और संविधान उसको पूर्णतः वही अधिकार देता है जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति हर व्यक्ति को समान अधिकार है। तो ऐसे में इस तरह की बकवास करने वाले लोग ये सिर्फ गुंडागर्दी का माहौल बना रहे हैं, ये लोग सिर्फ ये एक तरह का धर्म के नाम पर लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि ये अपने आप को तो ये भले ही किसी भी तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी करके और ये सब करके ये लोग अपने खाने कमाने का इन्होंने धंधा बना रखा है साधु का वस्त्र पहन करके, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान ये हिंदू धर्म का कर रहे हैं और जहां तक मैं मानती हूँ कि हिंदू धर्म का नुकसान इसलिए क्योंकि पूरी दुनिया में अगर लोग इस बात को सुनेंगे और समझने लगेंगे कि नहीं, हिंदू धर्म में भी इस तरह के वहशी पने की, जानवर पने की, इस तरह के इंसानियत को खतरे में डालने वाली बातें होती हैं, तो धर्म का ही नुकसान होगा, हमारे धर्म का ही नुकसान होगा। जी हाँ, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि अपने धर्म का ही नुकसान करते हैं। जहाँ तक मुझे याद है जब हम स्कूल में पढ़ते थे, इवन यहाँ 2014 तक, मुझे याद है कि कभी भी मैंने ऐसा नहीं सुना था कि जय श्री राम जो है, एक भयभीत करने वाले नारे की तरह उपयोग होगा। क्या आपने कभी सुना था इस तरह का कोई वाक़या? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, धर्म तो एक व्यक्तिगत आस्था है
और धर्म को जो लोग स्वीकार करते हैं वो उसकी पूरी छूट है संविधान में, आप किस धर्म को चाहे स्वीकार करें, जिसको माने, आप जिस रूप में भगवान की पूजा करें, तो ये एकदम पूरी तरह से छूट है हिंदुस्तान के अंदर। और लोकतांत्रिक समाज में किसी को भी जबरदस्ती कुछ कराया जाए इसकी संभावना ही नहीं है, वरना फिर ये लोकतंत्र ही नहीं है, एक लोकतांत्रिक समाज ही नहीं है। और सामाजिक तौर पर भी हम लोग इतनी सद्भावना से, मुझे याद है मैं छोटी थी तब अपने ननिहाल जाया करती थी, और वहां पर ताजिया सबसे पहले नानी उसकी पूजा करती थी और फिर गांव से ताजिया निकलता था, और हमें बड़ा आश्चर्य होता था कि इस तरह का प्रेम भाव जो है वो कितनी आसानी से और कितनी जल्दी ये लोग तोड़ रहे हैं। तो गाँव के अंदर, छोटे शहरों के अंदर आज भी अड़ोस पड़ोस में अगर आपके घर में कोई चीज की कमी हो गई तो आप पड़ोस में चले जाते हैं, आप ये थोड़ी देखते हैं कि वो कौन पड़ोसी है, कौन सी धर्म का है, कौन सी जाति का है, वो सिर्फ और सिर्फ आपका पड़ोसी होता है, हर दुख सुख में आपके साथ खड़ा होता है। तो ऐसे ऐसे माहौल को बिगाड़ना, ये तो सबसे बड़ा देश के विभाजन का कारण बना था पहले, और आगे आने वाले समय में भी अगर कोई बहुत बड़ा खतरा मैं देखती हूँ तो इस तरह से के लोग अपने देश के लिए खतरा देख रही हूँ, क्योंकि ये लोग ही ऐसे हैं जो कि इतना भेदभाव, इतनी गहरी लकीर करते जा रहे हैं कि फिर वो बटके ही रहेगी, वो टूट के ही रहेगा। इस तरह का माहौल बना रहे, हम लोग सब लोग को सामूहिक रूप से इसको रोकने की जरूरत है। और इस माहौल में सबसे ज्यादा महिलाएं पिसती हैं। चूंकि मैं महिला सशक्तिकरण के लिए और महिलाओं के हक अधिकार के लिए आजीवन लड़ती रही हूँ, तो मुझे लगता है कि महिलाओं को भी सबसे बड़ा खामियाजा इसका भरना पड़ता है हर समय। आप देखिए, जब भी दंगे फसाद होते हैं, जब भी इस तरह की हरकत होती है, तो फिर और धर्म के नाम पे सबसे ज्यादा महिलाओं को ही जुटाया जाता है। सबसे आगे की पंक्ति में महिलाएं बैठती हैं, जो ये गुरु और ये साधु बाबा और ये जो भगवा पहन पहन के घूम रहे हैं ये लोग, तो ये लोग महिलाओं को ही अपने चंगुल में सबसे पहले लेते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि समाज के अंदर सद्भाव बने, प्रेम भाव बने, हिंदू मुसलमान एकता और धर्मों की एकता बनी रहे। और हमारा संविधान जिस तरह के राष्ट्र निर्माण की बात करता है, वो यही राष्ट्र है जिसको कि हम बचा के रखें, तभी हमारा राष्ट्र। जो धर्म और संविधान, कहीं ना कहीं धर्म को बिल्कुल राजनीति से दूर रखने की जरूरत है, लेकिन दुर्भाग्य है। डॉक्टर अंजना, क्या आपको लगता है कि इस धर्म संसद में जो एक महिला थी जिसने बच्चों को कॉपी किताब छोड़ने को बोला और हथियार उठाने को बोला, तो ऐसी महिलाएं वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं करती, इन लोगों का एक मोहरा बन जाती है? देखिए, मोहरा तो है ही है। अब पूरे समाज में, पूरे उस कार्यक्रम में आप देखिए, एक महिला को बोलने दिया और उसने सबसे ज्यादा कटु भाषण दिया, क्योंकि उसको अपने आप को प्रूव करना था कि नहीं, मैं आपसे भी ज्यादा आगे बढ़ के कुछ कटुता की बात कह सकती हूँ, आपसे ज्यादा भी बड़ी नरसंहार की बात कर सकती हूँ। बच्चे अब हथियार उठा लें, मतलब ये इनका दिमाग खराब हो गया। ये लोग किसी समाज में रहने लायक नहीं है। हिंदुस्तान का समाज तो छोड़ दीजिए, किसी भी दुनिया के समाज में इस तरह के लोग स्वीकार्य नहीं होंगे। और फिर उस समय किसी ने कुछ नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं कहा, तो मन बढ़ा इनका, और इसीलिए एक के बाद एक ये धर्म संसद नहीं, अधर्म संसद हो रही है। कॉपी किताब अधर्म संसद। जी हाँ, कॉपी किताब छोड़ने वाली एक बात है जिसमें कोई गैर कानूनी बात नहीं थी, लेकिन इसने जब हथियार उठाने को कहा और 20 लाख मुसलमानों का कत्ल करने को कहा, और वो भी इस तरीके से जैसे म्यांमार में रोहिंग्यास का हुआ था, तो इस तरीके की एकदम एक्सप्लिसिट बात करना, एक कम्युनिटी को टारगेट करके बात करना, अपने आप में गैर कानूनी बात थी। इन सब बातों के चलते क्या आपको लगता है कि महिलाओं की जिम्मेवारी हमारे देश के अंदर डबल हो गई है, कि एक तो वो अपने बच्चों को पढ़ाए और जो रूटीन अपनी जिम्मेवारियां निभा रही है वो तो करती ही रहे, साथ साथ में ऐसे साधु और साध्वियों के चक्कर में अगर उनके बच्चे आ जाएंगे या उनकी बात मान लेंगे, तो उनको अपने बच्चों को इनसे भी प्रोटेक्ट करना है? क्या डबल जिम्मेवारी हो गई है? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है कि किताब छोड़ने की बात कहना भी गैर कानूनी है। शिक्षा का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, और ये जो कंपल्सरी एजुकेशन की राइट टू एजुकेशन दिया गया है ना, ये मूल अधिकार है, और आप मूल अधिकार के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। तो वो भी अपने आप में गलत है, जितना कि हथियार उठाने की बात करना। पर इन ऐसे लोगों को मैं एक तरह की क्रिमिनल मानती हूँ, जो लोग इस तरह की भाषण दे के वहां से चले गए, और जो ये कोई साधु वाधु नहीं है, ये ढोंगी है, ये क्रिमिनल है, मैं साफ कह रही हूँ। और मुझे पता है कि इस तरह की बातों को बोलने से मेरे पर काफी इस तरह की जो मानसिकता के लोग हैं वो लोग काफी अटैक भी करते हैं, लेकिन मुझे कोई इसमें दुविधा नहीं है। आपको जी हाँ, बिल्कुल करेंगे, कोई बात नहीं, मैं उसकी परवाह नहीं
नहीं करती हूँ, लेकिन मैं भारतीय समाज की जो एक मूल भावना है, जो एकता की है, जो अखंडता की है, जो हमारे आपस में भाईचारे की है, सभी धर्मों को स्वीकार करने की जो हमारी मूल भावना है, अगर उस पर कोई भारतीयता की भावना पर अटैक करेगा तो मैं बर्दाश्त करने वाली नहीं हूँ। और साथ साथ में जो हिंदू धर्म की भावना पर अटैक कर रहे हैं ये लोग, हिंदू धर्म की भावना में कहीं भी किसी भी तरह की हिंसा की जगह नहीं है, किसी भी तरह की इनटॉलरेंस की जगह नहीं है। कितनी कितनी धाराएं यहाँ से बही, मूल हिंदू धर्म से बुद्ध धर्म, जैन धर्म, तमाम धाराएं इसमें से निकली हैं। कबीर पंथियों का सारा जो सोच है वो इससे प्रभावित धर्म में हर देखिए, ये तो एक तरह का इंटरेक्शन है बिटवीन सोशल थिंकिंग, जो समाज में सोच चल रहा होता है, और धर्म जिस सोच को समाज के बीच में लाना चाहता है। इस इंटरेक्शन से धर्म और उभरता है, और ज्यादा खूबसूरत बनता है, और ज्यादा मानवीय बनता है, और ज्यादा लोगों को प्रेम, आपस में प्रेम करना सिखाता है। लेकिन ये क्या सिखा रहे हैं? तो बच्चों को सिर्फ बचाने की जरूरत नहीं है, पूरे समाज को, पूरे देश को बचाने की जरूरत है आज। और बच्चों को तो बिल्कुल बचाने की जरूरत है, क्योंकि मैं अक्सर देखती हूँ कि यहाँ आसपास जब मैं जाती हूँ टहलने के लिए पार्क में, तो नन्हे नन्हे बच्चों को जुटा के जहर भर रहे हैं। और वो हर हर बैकग्राउंड के बच्चे हैं, गरीब बच्चे भी उसमें आते हैं, मिडिल क्लास के बच्चे भी वहां खेलने आते हैं, और खेल के नाम पर जुटा करके और उनके साथ तरह तरह की दुर्भावना उनके मन में भरना, मुस्लिम्स के प्रति उनके भर में मन के अंदर एक तरह का कह दीजिए कि गुस्सा पैदा करना और उनके मन में घृणा पैदा करना, इससे ज्यादा घृणित काम कुछ हो नहीं सकता। इंसान से इंसान को बैर करना आप सिखा रहे हैं, तो आप कौन से हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं? वो तो हमारा धर्म हो ही नहीं सकता। जो हिंदू धर्म है वो तो इंसान से इंसान को जोड़ने की, प्रेम करने की, सम्मान करने की, आदर भाव करने की, एक दूसरे की मदद करने की सिखाता है। ये कौन से धर्म की बात है? तो आप हिंदू धर्म को तोड़ रहे हैं, आप राष्ट्र को तोड़ रहे हैं। इस तरह के गंदे घटिया लोग धर्म, राष्ट्र और व्यक्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। मोहम्मद अदीब साहब का भी यही कहना था कि ये सबसे ज्यादा अगर नुकसान किसी का कर रहे हैं तो सिर्फ अपने धर्म का कर रहे हैं। हालांकि इसी वक्त कुछ और लोगों का ये भी मानना है कि इस तरह के जो कार्यक्रम हो रहे हैं या जो टोटके चल रहे हैं, डिफरेंसेस पैदा करने के जो बड़े बड़े आयोजन किए जाते हैं, तो वो चुनावों के मद्देनजर हो रहे हैं। क्या आप भी ऐसी घटनाओं को चुनाव के साथ जोड़ करके देखती हैं? और इन लोगों का ये भी कहना है कि हमें इनको भूल जाना चाहिए, ये तो चुनाव आएंगे, कुछ ना कुछ ड्रामा करेंगे और चले जाएंगे। नहीं, देखिए, ये खाई पैदा करने का काम है, या कह दीजिए कि एक तरह से तोड़ने का जो काम करते हैं लोग, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं उसका असर होता है। और राजनीतिक हथकंडा तो ये है ही है। राजनीतिक हथकंडा इसलिए क्योंकि अगर आप विभाजित कर देंगे तो फिर, लेकिन वो संभव नहीं है, ये गलत सोच रहे हैं, क्योंकि भारतीय समाज तो जाति में बटा हुआ है, राजनीति तो जाति में बटी हुई है। तो आप किस धर्म के नाम पर आपको वोट मिलेगा, इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए किसी भी पार्टी को, कि वो धर्म के नाम पर बांट के लोगों से एक तरफा वोट ले लेगी एक धर्म का। अरे उस धर्म का, हिंदू धर्म में तो अभी देखिए उत्तर प्रदेश के चुनाव में, मैं तो स्वयं यूपी की हूँ, और राजनीतिक विज्ञान में मैंने पीएचडी भी की है, तो मैं आपको बता सकती हूँ कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस समय जो पूरा जो वोट का बंटवारा चल रहा है वो धर्म के नाम पे नहीं चल रहा है, वो तो जाति के नाम पर चल रहा है। और यही कारण है कि आज ओबीसी जब छोड़ के बीजेपी से जाते हैं तो इतना हल्ला मच रहा है। यही कारण है कि जो आज अखिलेश यादव के साथ लोग हैं, वो सारे ओबीसी के लोग इकट्ठा होते। तो ध्रुवीकरण जो है वो जाति के आधार पर होता है चुनाव में। धर्म, चाहे बिहार का इसके पहले चुनाव हुआ था, बाइपोलर इलेक्शन था, बंगाल का चुनाव बाइपोलर इलेक्शन था, तो वहां धर्म तो कहीं नहीं, इस तरह की घटिया राजनीति तो वहां कहीं नहीं चली। और अगर चलाने की कोशिश की गई तो हार हुई है। तो इसलिए उन लोगों की हार हुई है जिन लोगों ने चलाने की कोशिश की घटिया राजनीति को। मुझे नहीं लगता है कोई भी समझदार राजनीतिक देश के अंदर इस तरह की प्रवृत्ति को बढ़ावा देगा, क्योंकि अंततः नुकसान खुद ही को होगा। जी, अंततः नुकसान खुद को, कौन इस तरह की। तो इसलिए मुझे लगता है कि मुट्ठी भर लोग हैं यहाँ वहां घूम रहे, इनको तत्काल, और सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है इसका। जी। और जब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है तो निश्चित तौर पर ये अब इससे आगे बढ़ने वाला नहीं है, बल्कि इस तरह की धर्म संसदों में जहां पर की इस तरह की गैर संवैधानिक बातें हो रही हैं, उन पर रोक लगाई जानी चाहिए। डॉक्टर अंजना, ये बताइए, आपने पॉलिटिकल साइंस में अपना काम किया है और आगे भी पॉलिटिकल साइंस आप पढ़ाती रही हैं, तो ये जो हमारे देश के अंदर जो टिकटों का बंटवारा होता है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, वो मैंने देखा है कि आमतौर पे जातिवाद पे ही आधारित होता है।
आप कहीं बिल्कुल भी देखेंगी, आप ये देखेंगी, खास करके नॉर्थ इंडिया में तो ये बिल्कुल ही मतलब माना जाता है कि अगर आप इस जाति के हो तो आपको इस एरिया से टिकट मिलेगा ही मिलेगा, और अगर इस जाति के हो तो आपको नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, और वो होता हुआ हम देख भी रहे हैं इतने वर्षों से। तो ये जो एक प्रथा है, ये अपने आप में एक गलत है, क्योंकि हमारा संविधान जाति के आधार पे नहीं है, ना वो मुसलमान का संविधान है, ना हिंदू, वो सेक्युलर है। तो इसको राजनीति से कैसे अलग किया जाए? देखिए, राजनीति और धर्म का आपस में कोई रिश्ता इस तरह का, धर्म को राजनीति में घुसाना बिल्कुल सरासर गलत है। और ये तो पिछली शताब्दी में ही ये तय हो गया था कि नहीं, धर्म को राजनीति से अलग रखना है। और आपको मालूम है, यूरोप की पूरी हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगी तो आपको ये समझ में आएगा कि धर्म ने राजनीति में घुस के कितना नुकसान पहुंचाया था। और बाद में साफ साफ ये तय हुआ था कि नहीं, धर्म अपनी जगह पर, चर्च का रोल चर्च में है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका रोल राज्य का अलग है। बिल्कुल हाँ राज्य में है। तो स्टेट और रिलीजन को अलग अलग करके देखा गया है। इंडिया में भी बिल्कुल शुरू से यही चला है कि स्टेट अलग है और धर्म अलग है। और जहां तक चुनाव की आप जो बात कर रही है, वो चुनाव में तो निश्चित तौर पर मैंने कहा है, जो वोट का ध्रुवीकरण होता है, या जो वोट के लिए जिस तरह से गोटी बिठाई जाती है, सामाजिक, उसको कहते हैं कि सोशल इंजीनियरिंग जो होती है, उसमें क्या कौन सी जात का कैंडिडेट देंगे, कौन कौन सी जात का वोट उसके साथ जुड़ जाएगा, और फिर किस तरह से वो चुनाव जीता जा सकता है। तो एक एक सीट पर ये चीजें आकी तौली जाती हैं। तो ये थोड़ी देखा जाता है कि फलाना हिंदू और फलाना मुसलमान है तो इसलिए टिकट दे दो और वो जीत जाएगा। ऐसे नहीं होता है, क्योंकि हिंदू कौन है भी एक बड़ा प्रश्न है। जब जाति पर आ जाइए, आप जाति के रूप से जब आप विभाजित करना शुरू करिए, तो क्या दलित हिंदू है, क्या ओबीसी हिंदू है, क्या अपर कास्ट के लोग हिंदू हैं? तो ये चुनावी ध्रुवीकरण में, चुनावी राजनीति में नहीं चलता है। इसलिए ये जो लोग कोशिश कर रहे हैं इसको लादने की, वो गलत कर रहे हैं। और उनको इस तरह की कोशिश करने से खतरा न सिर्फ स्वयं खुद को है, बल्कि वो धर्म को भी बांट रहे हैं, समाज को भी बांट रहे हैं, और अपने देश की एकता अखंडता को, और उसकी जो एक का मान है देश का, उसको भी कम कर रहे हैं, उसको भी बांट रहे हैं। जी हाँ, ये तो हुई पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ की बात। अगर हम वोटर के एंगल से देखें तो वोटर भी यही करते हैं कि भाई अगर उनकी जाति का कोई बंदा खड़ा है एज ए कैंडिडेट, चाहे वो क्रिमिनल ही हो, चाहे उसने इनका काम कभी भी ना किया हो, लेकिन फिर भी ऐसे वोटरों को ये लोग प्रलोभित करते हैं और अपनी जातिवाद के बेस पे ही उनसे वोट मांगते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो वोटर ये नहीं समझ पाता कि मेरी जाति का कैंडिडेट जो खड़ा है वो क्रिमिनल है, लेकिन फिर भी मैं उसको सपोर्ट कर। हालांकि ये भी एक रिकॉर्ड है कि अगर अगला बंदा जीत करके आता है तो वो जरूरी नहीं है कि उस बंदे की मदद करेगा। मदद तो वो चंद लोगों की ही करेगा, और अपने ही जो भाई बंधु हैं या रिश्तेदार हैं उन्हीं को ही वो फायदा पहुंचाएगा जब जब उसको मौका मिलेगा। लेकिन फिर भी ये जातिवाद के बेस पे अगर कोई वोटर जाकर के वोटिंग करता है, तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, जातिवाद एक तरह से देखा जाए तो 60s और 70s में टूट रहा था, क्योंकि पहला जो कॉम्बिनेशन बना था कांग्रेस के पक्ष में, और जिसकी वजह से कांग्रेस की इतने सालों तक सत्ता में रहने की गुंजाइश बनी थी, तो उसमें ब्राह्मण, दलित और मुसलमान, ये तीन जो जातियां थी वो जुट करके एक साथ कांग्रेस के साथ सत्ता में थी। फिर अब मिडिल कास्ट का उभार हुआ, जिसमें ज्यादातर नॉर्दर्न इंडिया में आप देखेंगी कि किस तरह से चौधरी चरण सिंह, देवीलाल, मतलब ये जो एक मध्यम जातियां थी, चाहे जाट हो, यादव हो, इस तरह की जो जातियों के उभार से फिर एक तरह का सर्कुलेशन ऑफ एलीट हुआ, कि जो लोग सत्ता में थे वो लोग बाहर की तरफ निकले, थोड़ा उनसे जगह बनी, और ये जगह को फिर आकर के ओबीसी के लोगों ने फिल किया। फिर दलित का उभार हुआ, आप देखेंगे बाद में, फिर 80s और फिर बाद के समय में 90s में, और खास तौर से जब मायावती जी के साथ जब सब सत्ता में आए, लोग दलित सत्ता में आए, तो फिर उसके लिए तब जाके कांग्रेस का जो पूरा जड़ से कांग्रेस हिल गई, क्योंकि दलित चला गया अपने जाति के समीकरण में, और उसी तरह से जो अपर कास्ट के लोग हैं वो लोग आजकल तो खासतौर से बीजेपी के समीकरण में है वो लोग, और जो मुस्लिम है वो, और ओबीसी, वो लगभग एक साथ रहा। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, जहां की राजनीति में आप देख लीजिए, तो इससे थोड़ा सा एक चेंज हुआ पूरे माहौल का। तो जाति में ही राजनीति, और जाति को राजनीतिज्ञों ने ही बढ़ावा दिया। एक तरह से डाइल्यूशन ऑफ कास्ट हो रहा था, लेकिन जब
पॉलिटिकल वोट का मामला आता है, बड़ा आसान है, आप डिलीवर करें ना करें, डेवलपमेंट है कि नहीं, जॉब मिली है कि नहीं, महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ, किया कि नहीं आपने किया, किसानों के लिए आपने कुछ किया कि नहीं, मजदूरों को आपने एम्प्लॉयमेंट दी कि नहीं दी एम्प्लॉयमेंट, मतलब कुल चीजों को लोग भूल करके जाति के आधार पर चले जाते हैं, क्योंकि जो बेसिक सॉलिडारिटी है वो कास्ट के नाम पे बनती है कि कोई नहीं, चलो अपना आदमी तो वहां बैठा है, तो अपनी ये जात का तो चक्रव्यूह है। कैसे तोड़ा जाए? ये वाला जो चक्रव्यूह है, जो कास्ट के नाम पे सॉलिडेरिटी बनती है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ द कैंडिडेट, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फ्यूचर ऑफ द कैंडिडेट, कि भाई बाद में हमें क्या रिजल्ट देखने को मिलेंगे, इस चक्रव्यूह को कैसे तोड़ा जाए? देखिए, जाति के चक्रव्यूह को तोड़ने का जो सबसे जरूरी तरीका है वो ये कि राजनीतिक दल अक्रॉस द बोर्ड, और जब आपने देखा कि जब महिलाओं की तो कोई जात नहीं होती है जी, जिस कहते हैं ना, जिस घर में जाए वही जाति की महिला हो जाती है, जिससे शादी होती है उस जाति की हो जाती है। तो महिलाओं को जब हम लोग बार बार ये मांग कर रहे हैं कि भाई 50% आप जब महिलाओं को टिकट देने लगेंगे तो आप जात फिर नहीं चल पाएगी, क्योंकि वो जिस परिवार से आती है और जिस परिवार में जाती है दोनों का ही ये जो है वो तो उसकी जाति का। अगर हाँ, इस रेशियो तो से चले, अगर इस रेशियो से चले डॉक्टर अंजना, फिर तो 100% महिलाओं को ही देना चाहिए, क्योंकि उनकी तो जाति होती नहीं। नहीं, क्रिमिनल भी नहीं, सिर्फ जाति नहीं टूटेगी, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स भी खत्म होगा। जी, अब आप ये देखिए, 40 जो अभी यूपी में सिंबॉलिक ही सही, जो अभी टिकट दिया है प्रियंका कांग्रेस ने गांधी ने, 40%। 40% देने के अनाउंसमेंट भी किया और दिया भी। सबसे पहले तो मैं बहुत दिन तक ये इंतजार, वेट एंड वॉच कर रही थी कि सचमुच देंगी या वही अनाउंसमेंट है जो पहले हुआ था। तो जो टिकट दे भी रही है, अब आप देखिए इसमें कोई क्रिमिनल नहीं है, आप खुद ही पूरा रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, सब कार्यकर्ता महिलाएं हैं, राजनीति में रही हैं, या फिर किसी न किसी फील्ड में एक्सेल किया है उन्होंने, और फिर उसके बाद उनको टिकट के लिए कंसिडर किया जा रहा। और मुझे लगता है सभी राजनीतिक दलों को यही करना चाहिए कि जाति की जगह आप एक जो लायक व्यक्ति है, जो उस पद पर बैठकर उसकी प्रतिष्ठा को समझेगा, जो जिस जिम्मेदारी को समझेगा, जिस काम के लिए उसको वहां भेजा जा रहा है, चाहे वो पार्लियामेंट में बैठ के पोर्नोग्राफी देखने के लिए तो भेजा नहीं जा रहा है, लेकिन संसदों में, पार्लियामेंट में जो इस तरह के लोग आते हैं, जो क्रिमिनल हैं, जिन्होंने रेप भी किया, जिन्होंने हत्याएं भी करवाई, उस तरह के लोग पार्लियामेंट में जा रहे हैं। इससे अच्छा आप अच्छे व्यक्ति को दीजिए जो सफलता से काम करके अपनी जिम्मेदारी को निभा सके और विकास का काम कर सके। तो उस तरह के लोगों को देंगे तो जाति भी टूटेगी। जी हाँ, पॉलिटिकल पार्टीज को चाहिए कि ऐसे लोगों को दें, और वोटर्स को चाहिए कि ऐसे लोगों को वोट दें, ताकि बिल्कुल क्रिमिनलाइजेशन खत्म हो। मैं बिल्कुल आपका बिल्कुल। ध्यान फिर उस बात पे दिलाना चाहूंगी, धर्म संसद पे। इसके बाद में जो हरिद्वार में हुई, उसके बाद में हुई रायपुर में। रायपुर में एक तथाकथित साधु कालीचरण नाम का एक व्यक्ति था, जिसने महात्मा गांधी जी के लिए अपशब्द बोले, और नाथूराम गोडसे जो महात्मा गांधी जी का हत्यारा था उसको नमन किया, और महात्मा गांधी जी को एज अ विलेन वहां पे प्रस्तुत किया गया। न सिर्फ ये घटना, ऐसी बहुत ही घटना हमारे देश में होती रही हैं, जो कि आप और मैं, हमारी पीढ़ी के लोग ये सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हमें तो ये बताया गया कि हमारे महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता थे, हमें उनको जैसे अपने पिता का हम आदर सम्मान करते हैं वैसे ही आदर सम्मान करना है। तो आप इस घटना को कैसे देखती हैं, जहां पे एक हत्यारे को पूजा जा रहा है और जो राष्ट्रपिता थे उनको किसी न किसी तरीके से अपमानित किया जा रहा है? देखिए, नाथूराम गोडसे कोई व्यक्ति नहीं था, है ना, वो एक पूरी विचारधारा है, और वो पूरी विचारधारा है जो समाज के जो सबसे जिसको कहते हैं ना समाज तोड़क लोग हैं, जो लोग समाज हमारे में प्रधानमंत्री भी तो वहीं से आते हैं। जो इस तरह के लोग हैं, मैं अपनी पूरी बात कह लूं कि इस तरह की जो समाज तोड़क लोग हैं, या जिस तरह के, मुझे नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री भी नाथूराम गोडसे जैसी नहीं नहीं, विचारधारा और आरएसएस ऐसे संगठन वही व्यक्ति है, को मेरा कहने का मतलब है जो जो संगठन वही है। जो जो कोई भी जो सेम व्यक्ति है, जो जो जरा भी जिसके दिमाग में सोच है, सोच सकने की क्षमता है, वो इस तरह की व्यक्ति को समर्थन दे ही नहीं सकता है। मैं मान के चलती हूँ, तो उसमें मैं नहीं मानती हूँ कि प्रधानमंत्री हो या कोई भी हो जो इस तरह की, जिसने गांधी की हत्या की हो, जिस जिस सोच का प्रतिनिधित्व करता हो, ऐसे व्यक्ति को निश्चित तौर पर समाज ने बहुत पहले ही तिरस्कृत कर दिया, अपने कॉन्शियंस से उसको निकाल के बाहर फेंक दिया। लेकिन आप देखिए, मुझे मालूम है बचपन में कभी एक बार कुछ बच्चों में झगड़े हुए थे, तो किसी ने मुझे कुछ उल्टा सीधा कह दिया था, और हम लोग संस्कार के चलते सिखाए जाते थे कि नहीं, धीरे बोलो और किसी का बुरा मत सोचो, मतलब बहुत कुछ हम लोगों को ट्रेनिंग मिलती थी, और चूंकि गांधीयन फैमिली थी, तो माँ ने कहा कि चंद्रमा पे कोई थूकता है तो उसके मुंह पे ही थूक वापस आती है। तो तुम बुरा मत मानना कि किसी ने अगर उल्टा बोला है तुम्हें, तो इसका मतलब कि वो खुद ही, उस व्यक्ति का खुद का
समाज के प्रति जो तिरस्कार है वो बन जाएगा उसके प्रति, और तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तो महात्मा गांधी तो महात्मा गांधी है, हम और आप ये कैसे मान लें। मुझे याद है, मैं मैक्सिको में घूम रही थी और हम गाड़ी से घूम रहे थे, तब तक मेरा बेटा बड़ा है और मेरे साथ था। जैसे उसने कॉर्नर पर हम लोग मुड़े और महात्मा गांधी की मूर्ति दिखाई पड़ी, गाड़ी रोक के और देनी वो निकल के गाड़ी से स्वतः वहां डांस करने लगा, और बहुत उसको इतना अच्छा लगा कि गांधी जी की मूर्ति यहाँ पर है। तो पूरी दुनिया गांधी जी का सम्मान करती है। गांधी जी को नोबेल प्राइज नहीं दिया, इसको लेके जो डिबेट चली, अगर आप उसको पढ़ेंगी तो आप सोचेंगी कि कितना लोगों ने कितना अपने आप को छोटा समझा नोबेल पीस प्राइज देने वालों ने, कि वो गांधी को आंक नहीं पाए। इतनी तक उनके मन में इतनी ग्लानि थी कि हम गांधी को नहीं आंक पाए। तो वो बड़े बड़े नोबेल जो नोबेल प्राइज मन में गांधी के प्रति इतना भारी सम्मान था, और इसी तरह से पूरी दुनिया में। तो ये एक अदने से लोग, छोटे से लोग जो जानते भी नहीं है, जिनको देश के ना संविधान का एबीसी मालूम है, ना देश के राष्ट्र के सम्मान के प्रति उनके मन में एबीसी है, वो लोग क्या अगर गांधी जी को कुछ कहते भी तो ये उनकी अपनी हल्का घटियापन, छोटापन, जो भी कहिए, इस तरह के, मैं तो बहुत ही गंदा शब्द इस्तेमाल करना चाह रही हूँ लेकिन करूंगी नहीं, वही मैंने कहा ना, संस्कार की बात आ गई। तो लेकिन ऐसे लोगों को छोड़िए, क्यों हम अपना समय बर्बाद करें ऐसे लोगों के बारे में बात करके और सोच के। जी हाँ, आज का जो राजनीतिक अगर आप देखेंगे जो व्यवस्था बनी हुई है, उसमें ऑपोजिशन के नाम पे लगभग खत्म ही समझे, क्योंकि कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन दिखाई नहीं देता है। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी हैं पिछले 7 साल के अंदर, जब जब हमने देखा कि भाई ऐसी घटना में अगर कोई और प्रधानमंत्री होता तो बोलता, या तो उस चीज को कंडेम करता या उस चीज के सपोर्ट में कुछ बोलता। लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री पिछले 7 साल से ऐसी इंपॉर्टेंट घटनाओं पे बात नहीं करते हैं। अगर बहुत ही जरूरी होता है तो बात करते हैं, वरना इग्नोर करते हैं। ऑपोजिशन है नहीं। तो ऐसे में ये हालात हो गए हैं मुस्लिम कम्युनिटी के, जिसको इन लोगों ने टारगेट किया था। ये ऐसा है कि जो देखिए, मैं अभी कोविड से उठी हूँ, मेरी खांसी नहीं ठीक हो रही है, तो मैं ये लास्ट सेगमेंट करके, अभी मेरा कोविड खत्म भी नहीं हुआ है ना असल में। जी जी। तो इसलिए तो मैं ये कह रही हूँ कि जो अपोजिशन 77 में हम लोग इमरजेंसी के खिलाफ स्टूडेंट मूवमेंट में खड़े थे, और आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था, और गिरफ्तारियां हुई थी, हम भी गिरफ्तार हुए थे। तो ऐसे समय हम लोग को भी लगता था कोई आशा नहीं है, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। इंदिरा गांधी जी बहुत पावरफुल थी, और बिल्कुल कहीं से भी नहीं समझ में आता था कि किस तरह से राजनीति बदलेगी और हमारे जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं वो रिस्टोर होंगे। लेकिन देखिए, समाज ने जवाब दिया। तो आज भी समाज जो अगर गलत हो रहा है, कुछ चीजें जो गलत दिशा में जा रही हैं, तो कितनी आवाजें उठ रही हैं चारों तरफ से। तो ये मत मान के चलिए कि सिर्फ राजनीतिक दल का ध्रुवीकरण अगर अभी समय नहीं हो पा रहा है, या राजनीतिक दल इस तरह की दिशा में नहीं चल पा रहे हैं, जो कि तो ये जो ऑपोजिशन है वो समाज से उभर के आता है, मैं तो ये मानती हूँ। और जयप्रकाश जी के आंदोलन के समय भी ये समाज से ही उभर कर आया, लोक शक्ति। तो लोक शक्ति में मेरा बड़ा भरोसा है, और मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ राजनीतिक दलों के अभी के जो, क्योंकि सभी राजनीतिक दलों में कहीं न कहीं कोई कमी और कमजोरी इस समय आ गई है। परिवारवाद की राजनीति एक तरफ है, तो और समाजवाद का नाम लेकर के परिवारवाद की राजनीति दूसरी तरफ है। तो सब तरह से कहीं ना कहीं हम लोग एक तरह के जिसको कहते हैं ना डेथ ऑफ आइडियोलॉजी की सिचुएशन में हम लोग हैं। सोच का संक्रमण है। सोच के संक्रमण के इस दौर में कहीं ना कहीं प्रबुद्ध वर्ग के लोग, सोचने वाले लोग, समाज को समझने वाले लोग, समाज के प्रति चिंता करने वाले लोग इस पूरे ध्रुवीकरण को बनाएंगे, और निश्चित तौर पर इस माहौल से निकलने का भी एक रास्ता निकलेगा, ये मैं मान के चलती हूँ। जी हाँ, मेरा सवाल ये था कि जैसे ऑपोजिशन नहीं होने की वजह से आज हो ये रहा है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है, जिसको कि टारगेट किया जा रहा है इन तथाकथित साधुओं के द्वारा, तो वो एक बहुत बड़ा हिस्सा है। मुस्लिम कम्युनिटी इज द लार्जेस्ट माइनॉरिटी इन आवर कंट्री,
लगभग 20% है, जो योगी जी ने कहा 80-20 का जो उनको गेम लगा। तो वो कंफ्यूज्ड है, उसको नहीं पता कि वो जो कांग्रेस खत्म हो रही है, हम उनको साथ दें, क्योंकि बीजेपी के साथ तो वो कभी जाएंगे नहीं, तो वो कहाँ जाए? तो उनको एक अगर हमें डायरेक्शन देनी हो तो आप उनको क्या मैसेज देंगी? ये तो पॉलिटिशियंस बताएंगे ना जो उनके पार्टी के नेता है वो बताएंगे। अब इसमें मैं तो यही कहूंगी, अपनी महिलाओं को आगे लाओ। मैं तो यही कहूंगी, उनको चुनाव लड़वाओ, उनको नेतृत्व के अधिकार दो, महिलाओं को शिक्षित करिए, उनको नेतृत्व दीजिए, उनके अंदर कोई ना कोई तरह का एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करिए, अपने पैर पे अपनी बेटियों को खड़ा करिए। सुशिक्षित महिला नेतृत्व अगर समाज में बनता है तो तमाम तरह की समस्याओं से जिनसे हम जूझ रहे हैं वो अपने आप में समाप्त हो जाएंगी। जी हाँ, हमने बिल्कुल देखा जब कोविड स्टार्ट हुआ था तो न्यूजीलैंड में प्राइम मिनिस्टर महिला थी और उनके राज्य में कहीं पे भी कोई कोविड का मामला अगले 6 महीने तक देखने को नहीं मिला था। अभी का हालत मुझे नहीं पता है, लेकिन जब ये कोविड शुरू हुआ था तब की बात है। तो जहाँ-जहाँ हमने देखा है कि महिलाएँ अगर प्रतिनिधित्व कर रही हैं या किसी स्टेट की हेड हैं, तो वहाँ व्यवस्था जो है सुचारू रूप से चलती है। रंजना जी, आप हमसे जुड़ने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपका खास करके इसलिए भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपकी तबीयत ठीक नहीं होते हुए भी आपने हमें टाइम दिया। थैंक बहुत-बहुत यू। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।